मुख्यमंत्री सीएम योगी का काशी दौरे का दूसरा दिन 24 जून को वाराणसी में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। मायावती ने केंद्र सरकार की 11 साल के कार्यकाल पर कसा तंज, कहा सही समय पर जनता देगी जवाब, ईमानदारी से काम करे केंद्र सरकार। अंसल ग्रुप के खिलाफ 3 और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज। फ्लैट प्लॉट बुक कराने के नाम पर ठगी, अंसल ग्रुप पर अब तक 212 एफआईआर दर्ज। नोएडा में पुरानी इमारतों के लिए रीडेवलपमेंट पॉलिसी लागू, जर्जर पड़ी इमारतों का होगा दोबारा निर्माण। सरकारी प्राइवेट समितियों की सोसाइटी का एफआईआर भी बढ़ेगा, फ्लैटों के साइज भी बढ़ेंगे। अमरोहा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, धमाके से कई लोगों की मौत, अवैध तरीके से चल रही थी फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश 11वें इंटरनेशनल योगा डे से पहले प्रयागराज में होगा योगाभ्यास। नदी की लहरों पर तैराकों ने किए जल योग के प्रमुख आसन। यूपी में कल से भारी बारिश के आसार, 18-19 जून को होगी भारी बारिश। आज भी कई जिलों में होगी बारिश, कई जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और होटल ताज में आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पूर्व व्यवस्थाओं और तैयारियों का निरीक्षण किया। यह उच्च स्तरीय बैठक 24 जून को वाराणसी में आयोजित की जानी है। बैठक को लेकर प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर कोई भी चूक न होने पाए। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भाग लेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। परिषद की बैठक में कानून व्यवस्था, सीमा विवाद, जल बंटवारा, बुनियादी ढांचे और आपसी समन्वय जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से पीएम मोदी को यहां पर रक्षा यंत्र भेंट किया जाएगा। रामलला सेवा संस्थान की ओर से भेंट किया जाएगा। शस्त्र सम्मत विधि से ये यंत्र तैयार किया है और वर्ल्ड बुक में राम यंत्र दर्ज है, ये भी जानकारी सामने आई है। तो शास्त्र सम्मत विधि से ये जो है बनाया गया है, वर्ल्ड बुक में राम यंत्र दर्ज है और रामलला सेवा संस्थान की ओर से भेंट किया जाएगा। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अयोध्या से पीएम मोदी को रक्षा यंत्र भेंट किया जाएगा। रामलला सेवा संस्थान की ओर से ये भेंट दिया जाएगा और शास्त्र सम्मत विधि से ये यंत्र तैयार किया गया है। वर्ल्ड बुक में ये यंत्र जो है वो दर्ज है और यही यंत्र अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया जाएगा। ये फैसला लिया गया है, रामलला सेवा संस्थान ने ये फैसला लिया है कि ये यंत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया जाएगा। आपको बता दें, वर्ल्ड बुक में राम यंत्र जो है वो दर्ज है, यानी बेहद ही खास है ये, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब भेंट किया जाएगा रक्षा यंत्र। रामलला सेवा संस्थान की ओर से ये अहम फैसला लिया गया है, शास्त्र सम्मत विधि से बनकर ये तैयार हुआ है और अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया जाएगा। बता दें कि रामलला सेवा संस्थान की ओर से ये बड़ा और बेहद अहम फैसला लिया गया है। तो वहीं हाल ही में राम मंदिर में बनाए जा रहे परकोटे के निर्माण की गति का वीडियो राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी कर ये जता और बता दिया है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में राम मंदिर में परकोटा समेत मंदिर निर्माण का कार्य 100% पूर्ण हो जाएगा। जी हां, लगभग 14 फीट चौड़ा होगा रामलला के मंदिर का परकोटा और ये बेहद ही सुंदर भी होगा। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार में तेज हुआ श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण। सुंदर आकार लेने लगा श्री राम जन्मभूमि का परकोटा। आयताकार होगा परकोटा, लंबाई होगी 732 मीटर और चौड़ाई होगी 14 फीट। दिसंबर तक भक्तों के लिए खुल जाएगा मंदिर का संपूर्ण परिसर। जी हां, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है।
राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के परकोटे यानी कि प्राचीर के निर्माण को रफ्तार दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक कार्य की प्रगति पर खास ध्यान दे रहे हैं। सीएम योगी जब भी अयोध्या पहुंचते हैं तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों और अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य की समीक्षा जरूर करते हैं और समयबद्ध प्रगति के लिए उचित दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। उनकी सक्रिय निगरानी और मार्गदर्शन से मंदिर निर्माण में तेजी आई है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के नेतृत्व में कार्यदायी संस्थाएं दिन रात परकोटे के निर्माण में जुटी हैं। परकोटे के वीडियो हमने भी देखा है और जिस प्रकार से ये कलाकृतियां उकेरी गई हैं, फूल पत्तियां वगैरह बनी हुई हैं, और ये इस प्रकार से देखकर ये बड़ा ही प्रसन्नता और सुखद अनुभव हमें हो रहा है, क्योंकि आने वाले भक्तों को एक पूरी जानकारी प्राप्त हो, ऐसा ट्रस्ट के द्वारा सदैव कहा गया है। और यह प्रयास किया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा कि यह कार्य जो है शीघ्र संपन्न हो जाए। नवंबर दिसंबर तक, अभी पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता के दौरान भी जो है आदरणीय चंपत राय जी ने कहा था कि नवंबर और दिसंबर तक परिसर जो है सुसज्जित हो जाएगा और आने वाले भक्त जो है संपूर्ण परिसर का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। जिस प्रकार से परकोटे के अंतर्गत तमाम जो हमारे जो मठ मंदिर हैं अंदर, यानी कि चाहे वह देवी देवताओं का मंदिर हो और चाहे मुख्य मंदिर, इन सब की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जो है परकोटे पर पूरी ताकत लगाई है। लक्ष्य है नवंबर और दिसंबर 2025 तक ही मंदिर का संपूर्ण परिसर भक्तों के लिए खोल दिया जाए। यहाँ परकोटा आयताकार बन रहा है, जिसकी लंबाई 732 मीटर है और चौड़ाई 14 फीट है। परकोटे का निर्माण मंदिर में प्रयुक्त पिंक सैंडस्टोन से ही किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी लीलाओं की सुंदर नक्काशी की गई है। ये कलाकृतियां न केवल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगी, बल्कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को भी भगवान श्री राम के आदर्शों का सुखद संदेश देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है। उनके निर्देश पर मंदिर परिसर के साथ साथ अयोध्या में आधारभूत संरचनाओं का भी विकास कार्य तेजी से हो रहा है। सड़कें हो, हवाई अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर अन्य सुविधा विस्तार, अयोध्या भक्त आएंगे, पर्यटक अयोध्या आएंगे तो उनके लिए राम नगरी सुगम बन रही है। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि श्री राम मंदिर का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो, समयबद्धता के साथ पूरा हो, ताकि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक अक्षुण्ण प्रतीक बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। आगे बढ़ेंगे। सैफई में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा कराए जा रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर में अब विधिवत रूप से पूजन अर्चन की शुरुआत भी हो गई है और इस विशेष अवसर पर स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दराज से भी बड़ी संख्या में भक्त भगवान शंकर के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। मंदिर में नियमित पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। अखिलेश यादव द्वारा बनवाया जा रहा ये भव्य मंदिर सैफई में एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि लोगों की गरीबी, बेरोजगारी जमीनी हकीकत है। सरकार 11 साल की उपलब्धियां बता रही है, समय आने पर जनता खुद जवाब देगी। तो कुल मिलाकर 11 साल के ऊपर मायावती यहां पर तंज कसती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 11 वर्ष पूरे हो गए हैं और 11 वर्ष के इस कार्यकाल में क्या कुछ खास काम किए गए हैं, ये बात गिनाने की कोशिश जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। इस बीच मायावती ने तंज कसा है, सरकार 11 साल की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी जमीनी हकीकत है, उनकी ओर से कहा गया है। जो पोस्ट उनकी ओर से किया गया है वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सीधे तौर पर 11 साल को लेकर प्रश्न चिन्ह यहां पर मायावती ने खड़ा कर दिया है कि 11 साल में जो काम किया गया है, लेकिन इसके बावजूद गरीबी और बेरोजगारी जमीनी हकीकत बने हुए हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने द्वितीय नीति निर्माता फोरम के आयोजन की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जिसमें विश्व के 24 देशों के 50 से अधिक प्रतिनिधि एकत्रित हो रहे हैं, जिसके जरिए कोशिश है कि फार्मास्यूटिकल मानकों में सामंजस्य स्थापित हो, अधिकतम विनियमन सहयोग हो, हेल्थ फॉर ऑल के जिस उद्देश्य पर भारत सरकार काम कर रही है उस पर आगे बढ़ा जा सके। परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा संयुक्त रूप से सेकंड पॉलिसी मेकर्स फोरम का आयोजन किया गया है, जिसमें दुनिया के 24 देश जो हमारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, उसमें 24 देशों के 50 से अधिक डेलीगेट्स आज यहाँ पधारे हैं। और इस फोरम के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हमारे फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स में हार्मोनाइजेशंस आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेटरी कोलैबोरेशन हो और हमारे जो फार्मास्यूटिकल का ट्रेड है वो और आसानी से दुनिया के तमाम देशों में उसकी पहुंच हो सके। हेल्थ फॉर ऑल के जिस उद्देश्य पर भारत की सरकार काम कर रही है उसको हम आगे बढ़ा सकें। इस 3 दिवसीय आयोजन के दौरान हमारे जो 24 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें हम आगरा में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का विजिट भी कराएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जाति जनगणना पर दानिश अंसारी का बयान सामने आया है। जाति जनगणना से विकास को मजबूती मिलेगी, ये कहा गया है। मोदी सरकार के फैसले का स्वागत उनकी ओर से किया गया। दलित, पिछड़े, पसमानदा का इससे विकास संभव हो पाएगा। तो बीते दिन जो है जाति जनगणना को लेकर जो है अधिसूचना जारी की गई है और इस बीच मोदी सरकार के फैसले की सराहना करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। और जाति जनगणना को लेकर दानिश अंसारी का यह बयान है, जहां पर जाति जनगणना से विकास और ज्यादा मजबूत होगा, ये उनकी ओर से कहा गया। जाति जनगणना को यहां पर सराहा है और मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत उन्होंने सीधे तौर पर किया है। हज यात्रियों को लेकर सऊदी अरब से लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट पर पहुंची सऊदी एयरलाइंस की एक फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी के कारण चिंगारी निकलने की खबर सामने आने के बाद यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी हज यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। मंत्री दानिश अंसारी ने स्पष्ट किया है कि एक छोटी सी तकनीकी समस्या थी जो फ्लाइट की लैंडिंग के बाद आई, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तत्काल दुरुस्त कर लिया। उन्होंने कहा है कि हज कमेटी, भारत सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और सऊदी सरकार के बीच लगातार समन्वय बना हुआ है ताकि सभी यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश से इस वर्ष लगभग 14,000 हज यात्री सऊदी अरब गए हैं और उनकी वापसी का सिलसिला 12 जून से शुरू हो गया है, जो 29 जून तक चलेगा। मंत्री ने यह भी बताया है कि बीते 40 से 50 दिनों से सरकार इस संपूर्ण प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग भी कर रही है। देखिए, सऊदी एयरलाइंस का जो फ्लाइट संख्या 3112 जो 15 तारीख को सुबह 6:36 पर लैंड हुआ, जिसमें लगभग 270 हज यात्री थे। लैंड होने के बाद लैंड जब पूरी प्रॉपर तरीके से लैंडिंग हो गई, उसके बाद कुछ टेक्निकल छोटे से 1-2 समस्याएं दिखी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, जिसको तुरंत ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको रिजॉल्व भी कर लिया। उस इशू को कहीं कोई समस्या नहीं हुई, पूरी सुव्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं और जो थोड़ी बहुत टेक्निकल समस्या जो आई थी उसको तुरंत ही एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दूर कर लिया गया। देखिए, जो अहमदाबाद में जो दुखद विमान हादसा हुआ, उससे हम सब की संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। और आप सब ने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पहुँचे, वो घटनास्थल पे भी पहुँचे, अस्पताल भी पहुँचे और तुरंत जो भी एक्शन अहमदाबाद के उस विमान दुर्घटना में लिया जाना चाहिए था, हमारे प्रशासन द्वारा लिया गया है। और सुरक्षित यात्रा मुहैया कराना हमारे यात्रियों को जो फ़्लाइट से चल रहे हैं, एयर ट्रैवल कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को हम सब पूरा कर रहे हैं। और इस बीच नोएडा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुरानी इमारतों के लिए रीडेवलपमेंट पॉलिसी लागू हो गई है। जर्जर पड़ी इमारतों का दोबारा निर्माण कराया जाएगा, जिसमें सरकारी प्राइवेट समितियों की सोसाइटियों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। FAR भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। फ्लैटों के साइज भी इंक्रीज किए जाएंगे। जर्जर फ्लैटों में रह रहे लोगों को इससे फायदा मिलेगा। नोएडा प्राधिकरण ने रीडेवलपमेंट पॉलिसी लागू की है, जिसके जरिए जर्जर पड़ी इमारतों को एक बार फिर से
जो है उनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा और इसके जरिए लोगों को फायदा यहाँ पर मिलेगा। FAR भी बढ़ाया जाएगा और फ्लैट्स के साइज की संख्या भी यहाँ पर इंक्रीज की जाएगी। आपको बता दें कि इसमें सरकारी प्राइवेट समितियों की सोसाइटियाँ जो है वो भी शामिल हैं और इनका FAR भी बढ़ाया जाएगा। फ्लैट्स के साइज भी यहाँ पर इंक्रीज किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर पुरानी इमारतों की रीडेवलपमेंट पॉलिसी 218 बोर्ड बैठक में हम लोगों ने नया एक पॉलिसी लाया, वो रीडेवलपमेंट पॉलिसी है। अथॉरिटी में कई जगह ऐसा है, एक तो अथॉरिटी का खुद का बना हुआ बिल्डिंग है, जैसे जनता फ्लैट्स है, तो 193 में शमकुंज में जो अपार्टमेंट्स बना है ये सब G+2 G+3 है और बहुत कंडेम्ड हालत में है। तो बहुत पहले इसमें अलॉटमेंट भी हुआ है और इसी तरह कुछ कोऑपरेटिव का फ्लैट्स है और अन्य जो प्राइवेट बिल्डर के भी अपार्टमेंट्स है 20 साल पहले जो बना है उस समय FAR भी कम था और वो जर्जर हो चुका है। इस तरह का 2-3 कैटेगरिकली अप्लाई होता है। इसमें पॉलिसी यही कहता है कि रीडेवलपमेंट में जो अभी जो कंडीशन है, जो हमारा श्रमिक कुंज है, जनता फ्लैट है, तो उनको अभी जो वर्तमान जो कारपेट एरिया उससे थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग कारपेट एरिया बना के देंगे और इसके साथ साथ एक एडिशनल हम लोग FAR देंगे बिल्डर जो भी इसमें हाईएस्ट बिड करेंगे। तो इससे दो फायदा होगा, जो ऑलरेडी जो लोग रह रहे हैं जनता फ्लैट और श्रमिक कुंज इस टाइप का फ्लैट में, उनको रहने के लिए एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक अच्छा लिविंग कंडीशन उनका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा नया बन के। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अंसल ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई अब और तेज हो गई है। ग्रुप पर 3 और धोखाधड़ी की FIR दर्ज की गई है। फ्लैट प्लॉट बुक कराने के नाम पर यहां पर ठगी की जा रही थी और इस पूरे मामले में FIR का आंकड़ा जो है बढ़ रहा है और बढ़कर अब 212 FIR हो गई। यानी अंसल ग्रुप पर अब तक कुल मिलाकर 212 FIR दर्ज है और इन पर प्लॉट्स को लेकर ठगी कराने का मामला दर्ज है, जहां पर ग्रुप पर 3 और धोखाधड़ी की FIR दर्ज हुई है, जिससे कुल मिलाकर FIR का आंकड़ा 212 हो जाता है और एकाएक यहां पर कार्रवाई जो है तेज होती हुई नजर आ रही है। अंसल ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई अब और ज्यादा तेज हो रही है। गैंग IAS 191 के पूर्व सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ गाजीपुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आफसा अंसारी के बैंक खाते में जमा 8,91,268 की संदिग्ध धनराशि को फ्रीज कर दिया है। ये खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की UP सिविल सचिवालय लखनऊ शाखा में दर्ज है। पुलिस के अनुसार आफसा अंसारी 50,000 की इनामी वांछित अपराधी है, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी, गैंगस्टर एक्ट सहित गंभीर धाराओं में कुल 9 मुकदमे गाजीपुर और नंदगंज थानों में दर्ज हैं। थाना कोतवाली गाजीपुर में दर्ज केस संख्या 96/2023, धारा 406, 420, 386, 506 और केस संख्या 667/2020 जो कि गैंगस्टर एक्ट है। इसकी जांच के दौरान इस बैंक खाते की जानकारी सामने आई है। जैसे ही पुलिस को आफसा अंसारी के नाम पर लखनऊ में बैंक खाता होने की जानकारी मिली, थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने संबंधित बैंक से समन्वय कर नियमानुसार खाते की राशि को फ्रीज कर दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, यूपी के 5 जिलों में बदमाशों से मुठभेड़ की खबर सामने आई है। शामली, फिरोजाबाद, बरेली में मुठभेड़ हुई है और इसी के साथ कुशीनगर, बहराइच में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 11 बदमाशों को इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और मुठभेड़ की ये खबर सामने आई है, जहां पर 5 जिलों में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। कुशीनगर, बहराइच में पुलिस की कार्रवाई जारी है और आने वाले समय में भी कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी, कहा गया है। रायबरेली जिले में क्राइम कंट्रोल और रिस्पांस टाइम को बेहतर बनाने की दिशा में पुलिस विभाग को आज बड़ी सौगात मिली है। पुलिस को 6 नई और 1 रिजर्व मिलाकर कुल 7 PRV गाड़ियां सौंपी गई हैं। पुलिस अधीक्षक S श्रीपर्णा गांगुली ने SP ऑफिस परिसर में हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना किया। इस अवसर पर SSP और डायल 112 प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इन अत्याधुनिक वाहनों के जुड़ने से जिले में इमरजेंसी और आपराधिक घटनाओं पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई में और ज्यादा तेजी आने की उम्मीद है। PRV वाहनों को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग रणनीति के तहत तैनात किया जाएगा। छह नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। एक हमारे पास रिजर्व में गाड़ी थी। कुल मिलाकर 7 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। स्कॉर्पियो गाड़ी है UP 112 को
आवंटित की गई हैं मुख्यालय से। पिछले दिनों 6 गाड़ियाँ डिस्पोजल हमारी हुई थी 112 की, उन्हीं के बदले में नई 6 गाड़ियाँ मिली हैं और एक रिजर्व में थी। इस तरीके से 7 गाड़ियों को ऑनरोड किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न थाना क्षेत्रों को आवंटित की गई है। इस प्रकार से टोटल 46 गाड़ियाँ आज हमारे पास हैं 4 व्हीलर जो थानों पर कार्य कर रही हैं और निश्चित तौर पर उनसे कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। जो हमारी 112 का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी और क्राइम पर भी कंट्रोल। यूजी नीट परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित हो गया है और इस बार जिले के हरख विकासखंड अंतर्गत गोठिया ग्राम पंचायत के टांडपुरवा गांव की बेटी प्रियांशु वर्मा ने शानदार सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया है। उन्होंने ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 8,959 हासिल कर ये सिद्ध कर दिया कि मेहनत और हौसले से हर मुकाम संभव है। प्रियांशु वर्मा जो एक किसान मुंशीलाल वर्मा की पुत्री हैं, उन्होंने न सिर्फ सफलता के लिए लंबा संघर्ष किया बल्कि 3 बार असफलता मिलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में ऐतिहासिक सफलता आखिरकार उन्होंने हासिल की। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत तो सभी बच्चों को करना पड़ेगा जिनके दिमाग में कोई टारगेट उन्होंने सेट कर रखा है। अगर उन्हें लगता है कि उनका गोल उन्हें अचीव करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हर एक कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना ज्यादा है तो टाइम और देना ही पड़ेगा आपको। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। मैं अपने माता पिता को, अपने भाइयों को, मेरे परिवारजन हैं और मैंने भी अपने आप को मोटिवेटेड रखा और मेरे गुरुजनों को। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमरोहा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट धमाके से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अवैध तरीके से ये फैक्ट्री यहां पर चलाई जा रही थी जिसमें धमाका हुआ है और इसमें कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। अमरोहा में ये फैक्ट्री स्थित थी जिसमें धमाका हुआ है और कई लोगों की इसमें मौत हो गई है। फिलहाल सवाल यही उठते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रशासन की नाक के नीचे यहाँ पर अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी, इसमें धमाका हुआ है, कई लोगों की इसमें मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल कितने लोग इसमें घायल हैं ये आंकड़ा सामने नहीं आया है। और अमरोहा में ये पटाखा फैक्ट्री स्थित थी जिसमें ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इतना भीषण ये ब्लास्ट रहा कि इसमें मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई। फिलहाल तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि पुलिस वहां पर मौजूद है। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया और कई लोगों की इसमें मौत की खबर भी सामने आई है। अवैध तरीके से यहाँ पर फैक्ट्री चलाई जा रही थी। फिलहाल इसको लेकर जांच भी की जाएगी और अमरोहा में ये फैक्ट्री स्थित जहां पर विस्फोट के बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची है और छानबीन की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 11वें इंटरनेशनल योगा डे को लेकर तैयारी तेज है। प्रयागराज में योग अभ्यास किया गया है। नदी की लहरों पर तैराकों ने यहां पर योग किया है। जल योग के प्रमुख आसन यहां पर ध्यान का केंद्र बने हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जल योग के प्रमुख आसन ध्यान का केंद्र बनते हुए यहां पर नजर आए। उत्तर प्रदेश में 11वें इंटरनेशनल योगा डे को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे उत्साह देखने को मिल रहा है और जल योग के प्रमुख आसन ध्यान का केंद्र यहाँ पर बने हैं। प्रयागराज में योग अभ्यास किया गया है और आप देखेंगे पानी की लहरों पर यहाँ पर योगाभ्यास किया गया है और जो कि एक आकर्षण का केंद्र भी बनता हुआ यहाँ पर नजर आया है। और योगा को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है कि अपने दिनचर्या में योगा को जरूर से जरूर शामिल करें। और पूरे प्रदेश में योगा का प्रशिक्षण भी जगह जगह पर दिया जा रहा है। सरकार की ओर से इसको लेकर भी तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। नदी की लहरों पर तैराकों ने यहाँ पर योग किया है जिसकी खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में ये योगाभ्यास किया गया है जहां पर बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। और इस बीच मौसम को लेकर भी आपको अपडेट बता दें, यूपी में कल से भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। 18 और 19 जून को भारी बारिश होगी कहा गया है।
आज भी कई जिलों में बारिश होगी, ये मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। कई जिलों में बिजली गिरने की संभावना भी है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है। और इस बीच भीषण गर्मी से लोगों को इस बारिश के जरिए राहत मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में बारिश होने की आशंका है। यूपी में कल से भारी बारिश के आसार जताए गए हैं, खासकर 18 और 19 जून को भारी बारिश होगी। आज भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना है और आप देखेंगे कि बारिश होने के चलते भीषण गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जल भराव की स्थिति बारिश होने के बाद बनती हुई नजर आती है। और मौसम विभाग की ओर से ये भी चेताया गया है कि बिजली गिरने की आशंका भी है, इसलिए खुद का ध्यान रखें, क्योंकि हाल ही में जो है खबरें सामने आई थी जिसमें बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में अपना ध्यान रखें, सतर्कता जरूर बरतें, ये मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। फिलहाल 18 और 19 जून को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश होने की आशंका यहां पर 18 और 19 जून को लेकर जताई गई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।